Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 8 Agencies. Last video on objective based question and answer from 1 to 20 from ICAF Study Test 2020 and I am your facilitator Kashif Adil. तो पहला क्वेश्चन है कि अ माइनर कैन बी एजेंट. यस, माइनर कैन बी एजेंट, क्योंकि वो पर्सनली तो फिर लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा. माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता बट एजेंट हो सकता है. तो बोथ वाली सिचुएशन भी गलत हो गई और नन वाली सिचुएशन भी गलत हो गई. तो इसका आंसर होना चाहिए ए. An agent has authority in emergencies to do all such acts as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances for the purpose of. अच्छा, मकसद क्या होता है जी इमरजेंसी में? मकसद ये होता है एजेंट का कि प्रिंसिपल को लॉस से बचाया जा सके. जैसे पेरिशेबल गुड्स हों तो उनको सेल करना और सिमिलर इशू, तो जिसे एजेंसी बाय नेसेसिटी भी कहते हैं. तो सिक्योरिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, गलत. मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट, ये तो वैसे ही गलत बात है. प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, ये करेक्ट आंसर होगा. प्रोटेक्टिंग थर्ड पार्टी फ्रॉम लॉस, थर्ड पार्टी को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसे प्रिंसिपल को जो है लॉस से बचाना होता है. An agent acts on behalf of principal by negotiating with the third party. Under normal circumstances, there is no legal agreement between. तो एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, वरना प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान भी कॉन्ट्रैक्ट है. एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, और एजेंट और सब एजेंट के दरमियान भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो है एजेंट उसका प्रिंसिपल और सब एजेंट जो है वो एजेंट कंसीडर होगा. वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, तो कौन सा रूल हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा? द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, तो यस, प्रिंसिपल वुड बी लायबल. एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, यस ही इज. द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट, यस ही इज. सो इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ अबव. The principal may wish to give the agent the power to execute deed. In these cases, the agent must be appointed by a deed. When agent is appointed by deed, he is given power of attorney कहते हैं इसे, जहां पे power to execute deeds होती है. So option A would be correct. ये बाकी जो है वो inappropriate words यूज हुए हैं, प्रॉपर वर्ड जो है वो a power of attorney का ही है. An agency relationship may be created retrospectively from back date. This may have, ये ratification में होता है. This may happen when a person who does not actually have actual authority as an agent negotiate with a third party claiming to be an agent of a named principal. तो retrospectively जो एजेंसी होती है वो एजेंसी बाय ratification होती है. Mr. B rents out his house to Mr. A and the contract is terminable on 3 months notice. Mr. C without Mr. B's authority give notice of termination to Mr. A. Mr. B ratifies the notice and files the suit against Mr. A. State the legal position. अच्छा, ये जो टर्मिनेशन वगैरह के राइट्स होते हैं ना, इनमें रेटिफिकेशन नहीं हो सकती जहाँ पे थर्ड पार्टी को डैमेज होना हो या कोई राइट वगैरह को टर्मिनेट करने की बात हो. सो ऐसी रेटिफिकेशन वैलिड कंसीडर नहीं होती. तो कैन बी रेटिफाइड बाइंडिंग या वैलिड तो नहीं होगी. नोटिस गिवन बाय मिस्टर सी कैन नॉट बी रेटिफाइड, और रीज़न इसकी क्या है? क्योंकि इसमें टर्मिनेशन इन्वॉल्व है या डैमेज टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. For a valid ratification, the principal must have contractual capacity. At the time of contract, yes. At the time of ratification, yes. तो both at the time of contract and ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. C option would be correct.
if there is no agreement regarding remuneration, an agent is entitled to a reasonable remuneration then. तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड हो कि जी विदाउट कंसिडरेशन काम करना है वो एक अलग बात है, वरना अगर रेमुनरेशन एग्रीड ना हो तो फिर रीजनेबल रेमुनरेशन इनकी इंटाइटलमेंट होती है. अच्छा, विच ही थिंक्स और विच द प्रिंसिपल थिंक इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि रीजनेबल क्या होगा वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी और वो सर्कमस्टांसेस या कस्टम और यूजेज के मुताबिक देखा जाता है. When an agent appoints a sub agent without having authority to do so, यानी प्रॉपर नहीं है, तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट. हाँ, फिर एजेंट पर्सनली लायबल हो जाता है उसके लिए. तो एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल वाली बात गलत हो जाती है. प्रिंसिपल तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्योंकि एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Mr. X instructed Mr. Y, a transporter, to send the consignment of tomatoes to Karachi. After covering the half distance, Mr. Y found the tomatoes will not bear the journey to Karachi. वे कराची तक पहुंच के ठीक नहीं रहेंगे. Without spoiling and sold at half the market price for good tomato. तो ख़राब हो रहे थे तो आधी प्राइस पर बेच दिए, तो आधे लॉस से तो बचा लिया. ये कौन सा केस है जी? ये एजेंसी बाय नेसेसिटी है. एमरजेंसी सिचुएशन में जब एक एजेंसी की के तौर पे एजेंट के तौर पे एक शख्स काम करता है. Mr. X, the principal, instructed Mr. Y, his agent, to put goods in Mr. Z's warehouse. Mr. Y puts half the goods in Mr. Z's warehouse and the balance in another equally safe warehouse. All the goods were destroyed by fire without any negligence on part of Mr. Y. Is Mr. Y liable to Mr. X? हाँ बिल्कुल. देखें, जहाँ ड्यूटी होती है एक एजेंट की कि वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, और प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करने की बेस पर जो लॉस होता है उसके लिए एजेंट जो है वो लाइबल होगा. तो मिस्टर वाई इज लाइबल फॉर द लॉस ऑफ गुड्स पुट इन एन अदर वेयर हाउस. जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, जहाँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और लॉस हो गया वो प्रिंसिपल का लॉस है. जहाँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया और लॉस हो गया वो फिर एजेंट को बेयर करना हो और प्रिंसिपल को कंपनसेट करना हो. An agent has a right to retain his principal's money in hand for all money due to himself in respect of remuneration as may be payable to him for acting as agent. Advances made or expenses properly incurred by him conducting the business of agency. The right of agent is known as, इसको हम राइट ऑफ रिटेनर कहते हैं. जहाँ पे गुड्स प्रॉपर्टी वगैरह या डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं वो राइट ऑफ लीन है. जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं तो वो राइट ऑफ रिटेनर है. A contract of agency can be terminated at any time by mutual agreement of principal and agent. The termination of authority of an agent takes effect as regards third party. जब वो थर्ड पार्टी की नॉलेज में आएगा तभी. जब तक किसी को उसकी नॉलेज नहीं है तब तक ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी अप्लाई हो रही होगी, अपेरेंट अथॉरिटी. A entrusts his property to B and it becomes necessary for B to incur some expenses for preserving it. B is therefore an agent. इसे भी जो सिचुएशन है नेसेसिटी कहते हैं. जैसे रेलवे कंपनी वाला हमने केस पढ़ा था कि हॉर्स डिलीवर हुआ, उसे लेने कोई नहीं आया, तो उन्होंने हॉर्स को जो है ना खुराक और शेल्टर प्रोवाइड की, तो उसके एक्सपेंसेस जो उन्होंने इनकर किए वो एजेंसी बाय नेसेसिटी के तौर पे की. An agent has a blank on goods, papers and other property. ये राइट ऑफ लीन होता है. जो गुड्स, पेपर और अदर प्रॉपर्टीज पर होता है, जो पैसों पर होता है, वो राइट ऑफ रिटेनर होता है. ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव बाय हिम अंटिल द अमाउंट ड्यू टू हिमसेल्फ हैज बीन पेड और अकाउंटेड फॉर टू हिम. तो राइट ऑफ लीन आंसर होगा. ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी आल्सो कॉल्ड अपेरेंट अथॉरिटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ, ये एस्पेक्ट होता है जी एजेंसी बाय स्टॉपल का.
ये दोबारा सेम हमारे पास जो है MCQ रिपीट हो रहा है, तो इसका जवाब भी फिर वही होगा। अब इसको डेल क्रेडरे एजेंट यहाँ पर दिया हुआ है। जो आई कैप की बुक है इसमें ये में मोस्ट प्रोबेबली टाइपिंग के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आंसर जो है वो सही है और क्वेश्चन रेपिटेशन में चला गया, तो ये एक एरर है। एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम, तो ये तो प्रिंसिपल बन सकते हैं, क्योंकि माइनर तो एजेंट भी बन सकता है, तो ये जो स्पेसिफिक बात हो रही है एज ऑफ मेजॉरिटी और साउंड माइंड की, ये क्राइटेरिया प्रिंसिपल के लिए। When an agent has been employed to do a blank, the agent is not entitled to indemnify himself against the consequences of that act and is personally liable for it. तो ये सिचुएशन अप्लाई होती है क्रिमिनल एक्ट में। So that's all for today. Have a good day.